हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेडिसिन के एंटीडोट के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे किसी मेडिसिन का अगर एडवर्स इफेक्ट हो जाए या उसकी टॉक्सिसिटी हो जाए या पेशेंट जहर खा लेता है, तब हमें क्या करना होता है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एंटीडोट और एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिसिन के बारे में जानेंगे। इसको हम एक ग्राफ से समझते हैं। इस ग्राफ में ड्रग की प्लाज्मा में क्या कंसंट्रेशन है और टाइम क्या है। तो ये ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। इसमें देखिए ए ग्राफ, बी ग्राफ और सी ग्राफ है। यहाँ पर ये देखिए मेडिसिन की डोज मेंशन है। तो ये देखिए 600 मिलीग्राम है और ये 2000 मिलीग्राम है। अगर 600 मिलीग्राम से कम डोज पेशेंट को दे दी जाए तो यहाँ पर ए ग्राफ बनेगा। अगर 600 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज दे दी जाए तो बी ग्राफ बनेगा और 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज दे दी जाए तो सी ग्राफ बनेगा। यहाँ पर ये देखिए मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और 2000 मिलीग्राम से ऊपर मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। इस मेडिसिन की जो थेरेपेटिक विंडो है वो 600 मिलीग्राम से 2000 मिलीग्राम के बीच में है। अगर देखिए डोज इस रेंज में दे रहे हैं तो ये डोज सेफ मानी जाएगी। इस थेरेपेटिक विंडो के अंदर अंदर ये ड्रग देनी होती है। अगर देखिए इससे कम डोज देंगे तो ये काम नहीं करेगी और अगर देखिए इससे ज़्यादा डोज दे दी जाए तो उस मेडिसिन का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा और ये मेडिसिन पॉइजन की तरह काम करेगी। ए ग्राफ में मेडिसिन काम नहीं करेगी और बी ग्राफ में देखिए मेडिसिन सेफ है, काम करेगी। और जबकि सी ग्राफ के अंदर ड्रग का एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पर पैरासीटामोल डोज दे रहे हैं तो पैरासीटामोल पीसीएम की 650 मिलीग्राम डोज यहाँ पर देखिए इस रेंज में आएगी तो इसका मतलब ये डोज सेफ है। अगर पीसीएम की हमने 200 मिलीग्राम डोज दी एडल्ट पेशेंट को तो वो इस रेंज में आएगी और ये मेडिसिन अभी काम नहीं करेगी। अगर पीसीएम की 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा डोज पेशेंट को दे दी जाए तो उसका यहाँ पर देखिए एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट को कैसे कम किया जाए। तो यहाँ पर एंटीडोट मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। एंटीडोट को समझने के लिए एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दो टर्म को समझना जरूरी है। देखिए एगोनिस्ट मतलब कि जनरली ये मेडिसिन अपने रिसेप्टर से बाउंड होने के बाद कैसे काम करती है। तो ये सिचुएशन देखिए आती है एगोनिस्ट के अंदर। जबकि एंटागोनिस्ट मतलब कि उस मेडिसिन का एंटीडोट या उस मेडिसिन का ब्लॉकर, ये कहलाता है एंटागोनिस्ट। अगर सपोज दैट बेंजोडाइजापाइन जो नींद की टैबलेट होती है तो बेंजोडाइजापाइन के अंत में पाम या लाम शब्द देखने को मिलता है। अगर बेंजोडाइजापाइन मतलब कि नींद की गोली पेशेंट ने अगर ज़्यादा खा ली है तो यहाँ पर इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसके एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए यहाँ पर एंटीडोट का यूज़ किया जाता है। एंटीडोट या एगोनिस्ट मेडिसिन, तो बेंजोडाइजापाइन का जो एगोनिस्ट है वो है फ्लूमाजेनिल। तो ये होता है एगोनिस्ट का एंटागोनिस्ट। अब जान लेते हैं अगर कोई पेशेंट पॉइजन मतलब कि जहर खा लेता है तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट एड के लिए ABC प्रोसेस से उसको गुजरना होगा। अब ABC प्रोसेस क्या है। ए मतलब एयर और बी मतलब ब्रीथिंग और सी मतलब सर्कुलेशन। तो ABC एयर, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन उस पेशेंट को देखिए प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए। ये होता है उसका फर्स्ट एड। इसके बाद गैस्ट्रिक लेवेज में देखिए जो स्टमक में कंटेंट है उसको बाहर किया जाता है। अब इसको एनजी ट्यूब के थ्रू भी बाहर कर सकते हैं या पेशेंट को उल्टी कराकर भी स्टमक का कंटेंट बाहर किया जा सकता है। देखिए एनजी ट्यूब ये नोज के रास्ते ईसोफेगस से होती हुई स्टमक तक पहुंचा दी जाती है और स्टमक का जो कंटेंट है वो नोज के थ्रू देखिए बाहर कर दिया जाता है। तो पॉइजनस पेशेंट में गैस्ट्रिक लीवेज 6 घंटे के अंदर अंदर करना चाहिए। इसके बाद अगर पेशेंट ने कोई पॉइजन या मेडिसिन का ओवरडोज ले लिया है तो ये 6 घंटे के बाद पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो 6 घंटे के बाद
गैस्ट्रिक लीवेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। गैस्ट्रिक लीवेज के बाद पेशेंट में एंटीडोट का यूज़ करना होता है। अब देखिए अलग अलग मेडिसिन का अलग अलग एंटीडोट होता है। जैसे सबसे पहले बात कर लेते हैं पीसीएम। पीसीएम मतलब के पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का दूसरा नाम एसिड एमिनोफेन। अगर पेशेंट में पीसीएम मतलब के एसिड एमिनोफेन का पॉइजन हो जाता है तो यहाँ पर कौन से एंटीडोट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए एसिटिल सिस्टीन एंटीडोट की तरह यूज़ की जाती है। यहाँ पर देखिए एसिटामिनोफेन है और इसी के नाम पर एसिड है। तो यहाँ पर भी देखिए एसिड है और यहाँ पर भी एसिड है। तो एसिड से आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हैं। तो एसिटामिनोफेन और एसिटिल सिस्टीन। एसिटामिनोफेन का एंटीडोट एसिटिल सिस्टीन है। तो पीसीएम की ओवरडोज को कम करने के लिए एन एसिटिल सिस्टीन का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर एसिटामिनोफेन ये NaPQI टॉक्सिक में चेंज हो जाता है। NaPQI क्या है? एन एसिटिल पी बेंजो क्यूनोन इमीन। NaPQI जो कि एक टॉक्सिक है। इस टॉक्सिक मतलब कि इस जहर को कम करने के लिए एंटीडोट का यूज़ किया जाता है। एंटीडोट यहाँ पर देखिए NaC है। NaC मतलब एन एसिटिल सिस्टीन। तो एन एसिटिल सिस्टीन ये NaPQI को सिस्टीन और मरकैप्चुरिक एसिड कंजुगेट में चेंज कर देता है जो कि नॉन टॉक्सिक है। तो NaC टॉक्सिक को नॉन टॉक्सिक कंडीशन में चेंज कर देता है। नेक्स्ट आता है वारफेरिन। वारफेरिन का क्या काम होता है? वारफेरिन ये ब्लड को पतला करता है। तो वारफेरिन का जो एंटीडोट है वो विटामिन के है। देखिए वारफेरिन ब्लड को पतला करता है और विटामिन के की वजह से ब्लड का थक्का जमता है, मतलब कि ये ब्लड को गाढ़ा कर देता है। क्योंकि देखिए विटामिन के ही क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट करता है, जैसे कि क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, सेवेंथ, नाइन्थ और टेंथ। और इसके साथ साथ कुछ प्रोटीन, प्रोटीन सी, एस, जेड। तो विटामिन के इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को एक्टिवेट कर देता है जिससे ब्लड क्लॉट हो जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बेंजोडाइजापाइन। बेंजोडाइजापाइन ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनके अंत में पाम और लाम शब्द देखने को मिलता है। इनका यूज़ नींद, डिप्रेशन, एंजाइटी के केस में किया जाता है। तो बेंजोडाइजापाइन की जो एंटीडोट मेडिसिन होती है वो फ्लूमाजेनिल होती है। यहाँ पर देखिए एल्प्राजोलेम, लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, क्लोनाज़ेपाम, डाइज़ापाम, फ्लूराज़ेपाम, इन सभी मेडिसिन के अंत में पाम और लाम शब्द देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये सारी मेडिसिन बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन है। अगर देखिए इन मेडिसिन की टॉक्सिसिटी हो जाती है तो इसका एंटीडोट फ्लूमाजेनिल यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर देखिए ये बेंजोडाइज़ापाइन का रिसेप्टर है। तो इस रिसेप्टर से मिडाज़ोलेम जो कि एगोनिस्ट है ये आकर अटैच हो जाएगा। अगर यहाँ पर मिडाज़ोलेम की टॉक्सिसिटी हो गई है तो यहाँ एंटीडोट का यूज़ किया गया है। ये फ्लूमाजेनिल इससे कंपटीशन करके इस रिसेप्टर पर यहाँ पर देखिए अटैच हो जाएगा। फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइज़ापाइन का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, मतलब ये कंपटीशन कर कर इसको रोक देता है और इस रिसेप्टर से फ्लूमाजेनिल अटैच हो जाता है। तो अब जैसे ही देखिए फ्लूमाजेनिल इस रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है तो फर्दर जो बेंजोडाइज़ापाइन क्लास की मेडिसिन है अब यहाँ पर अटैच नहीं हो पाती हैं। और बेंजोडाइज़ापाइन का जो इफ़ेक्ट था, मतलब कि ज़्यादा नींद आना या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो जाना या एंजाइटी, ये सारी की सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आयरन पॉइजन के बारे में। अगर देखिए किसी पेशेंट को आयरन की ओवरडोज दे दी जाए तो ये आयरन पॉइजन हो जाता है। तो इस पॉइजन का जो एंटीडोट है वो डीफेरोक्सामाइन है। देखिए आयरन मतलब कि Fe, आयरन के लिए हम फेरो टर्म यूज़ करते हैं। और देखिए डी मतलब होता है हट जाना या अलग हो जाना। तो यहाँ पर डी
फेरोक्सामाइन टर्म यूज हुआ है। डी मतलब हट जाना, तो आयरन को हटाने वाला, तो ये आयरन को हटा देता है, तो इसी कारण ये आयरन का एंटीडोट है। तो डी फेरोक्सामाइन आयरन पॉइजन का एंटीडोट है। तो डिफेरोक्सामाइन एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है जो फेरिक आयन Fe3 आयन से बाइंड होकर फेरोक्सामाइन जो कि ऑक्टाहेड्रल आयन कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो डिफेरोक्सामाइन ये आयरन से बाउंड होकर एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू आयरन को बाहर कर देता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मॉर्फिन। मॉर्फिन ओपियोइड क्लास की मेडिसिन है। मॉर्फिन का जो एंटीडोट है वो नेलेक्सोन है। नेलेक्सोन एक कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है। यहाँ पर देखिए ओपियोइड मतलब कि मॉर्फिन, इसके रिसेप्टर ब्रेन में मौजूद हैं। तो ये मॉर्फिन देखिए अपने रिसेप्टर से बाउंड हो जाती है। अब अगर कोई पेशेंट ज़्यादा मॉर्फिन ले लेता है तो ये ज़्यादा मात्रा में अपने रिसेप्टर से बाउंड हो जाएगी। तो ज़्यादा मात्रा में मॉर्फिन जैसे ही रिसेप्टर से बाउंड होगी तो इसका एडवर्स इफेक्ट पेशेंट में देखने को मिलेगा। तो इसके एडवर्स इफेक्ट को दूर करने के लिए नेलोक्सोन का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए नेलेक्सोन ये ओपियोइड रिसेप्टर से बाउंड हो जाता है। जहाँ पर देखिए मॉर्फिन ऐड होनी थी, अब नेलेक्सोन यहाँ पर ऐड हो जाएगा। नेलेक्सोन मॉर्फिन से कंपटीशन करके इसके रिसेप्टर को बाउंड कर लेगा। तो इसी के चलते मॉर्फिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैफीन के बारे में। देखिए कैफीन का अगर कोई पेशेंट ओवरडोज ले लेता है तो यहाँ पर देखिए क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ट्रिमर्स, नोसिया वोमिटिंग मतलब कि उल्टी, हेडेक सिर दर्द, डिजीनेस चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, रेस्टलेसनेस। तो ये सिम्टम्स कैफीन की ओवरडोज लेने के बाद देखने को मिल सकते हैं। देखिए कैफीन की 10 ग्राम से ज़्यादा डोज पेशेंट के लिए फेटल मतलब के घातक हो सकती है। यहाँ पर एस्मोलोल ये कैफीन का एंटागोनिस्ट है। एस्मोलोल एक बीटा ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन है। तो ऐसी मेडिसिन जिनके अंत में ओलोल शब्द या लोल शब्द देखने को मिले वह मेडिसिन बीटा ब्लॉकर मेडिसिन कहलाती हैं। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनिक फॉस्फेट, यह इसको शॉर्ट फॉर्म में ओपी के नाम से भी जानते हैं। खेतों में जो कीटनाशक दवाइयाँ होती हैं उसमें ऑर्गेनोफॉस्फेट होता है। अब जैसे ही देखिए किसान इस मेडिसिन को छिड़कते हैं ये नोज के थ्रू पेशेंट में आ सकती है। अगर पेशेंट में ऑर्गेनिक फॉस्फेट की पॉइजनिंग हो जाती है तो यहाँ पर पेशेंट बेहोश हो जाता है। तो इस ऑर्गेनिक फॉस्फेट का जो एंटीडोट होता है वो एट्रोपिन सल्फेट होता है। यहाँ पर देखिए ओपी पॉइजनिंग मतलब कि ऑर्गेनिक फॉस्फेट पॉइजनिंग में पेशेंट की जो प्यूपिल है वो सिकुड़ जाती है, जिसको हम प्यूपिल मायोटिक के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देखिए पेशेंट की जो प्यूपिल है ये सिकुड़ गई है। जनरली देखिए एसीएच मतलब कि एसिटिल कोलिन। एसिटिल कोलिन ये कोलिनेस्टेरेज एंजाइम की हेल्प से कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट होता है। अगर देखिए ओपी कंपाउंड यहाँ पर आ जाता है मतलब कि ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड आ जाता है तो ये कोलिनेस्टेरेज को ब्लॉक कर देता है। अब देखिए एसीएच कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इसी के चलते यहाँ पर एसीएच की मात्रा बढ़ जाएगी। तो एसीएच की यहाँ पर मात्रा बढ़ जाती है। तो एसीएच जो है ये न्यूरॉन्स पर एम और एन रिसेप्टर पर एक्ट करेगा। अब ज़्यादा मात्रा में एसीएच एम और एन रिसेप्टर पर एक्ट करेगा। यहाँ पर एट्रोपिन क्या काम करता है? एट्रोपिन देखिए सभी एम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। तो ये एट्रोपिन इस एम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ही एम रिसेप्टर यहाँ पर ब्लॉक हो जाएगा, अब यहाँ पर एसीएच की चाहे कितनी भी मात्रा हो ये एम रिसेप्टर पर काम नहीं करेगी। तो एट्रोपिन यहाँ पर एम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, जिससे यहाँ पर एसीएच का इफेक्ट कम हो जाता है। तो ये थी एट्रोपिन की मैकेनिज्म। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेपेरिन के बारे में। हेपेरिन का क्या काम होता है? ये ब्लड का थक्का मतलब कि क्लॉट बनने से रोकता है। यहाँ पर एंटीडोट प्रोटामाइन सल्फेट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर हेपेरिन प्रोटामाइन से बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा।
जिसको हम प्रोटामाइन हिपेरिन कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आइसोनियाजिड। इसका यूज़ टीबी मतलब कि ट्यूबरक्लोसिस में किया जाता है और आइसोनियाजिड एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो आइसोनियाजिड का जो एंटीडोट होता है वो विटामिन B6 मतलब कि पायरोडोक्सिन होता है। आइसोनियाजिड के एडवर्स इफेक्ट को कम करने के लिए विटामिन B6 का यूज़ करते हैं। ओके, थैंक यू।